नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मंदार जयंतराव पत्की है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 22 आया है और मैं बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2018 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद एक फुल ईयर डेडिकेटेड प्रिपरेशन मैंने किया और ये रिजल्ट आज मुझे मिला है। सबसे पहले तो ये मैं बहुत सारी मिथ्स है यूपीएससी के बारे में, वो एक मैं बस करना चाहता हूँ कि यूपीएससी में कोचिंग एक प्राइमरी रोल प्ले करता है, और या यूपीएससी में ओनली वेरी एकेडमिकली स्ट्रांग कैंडिडेट्स कैन सक्सेसफुल इन यूपीएससी, और या आपका स्ट्रीम मैटर करता है। लाइक इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग, इफ यू हैव अ साइंस बैकग्राउंड, देन आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये सब मिथ्स है। पहली बात, यूपीएससी रिक्वायर्स हार्ड वर्क। अगर आप में हार्ड वर्क करने की क्षमता है, अगर आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन है, और अगर अगर आपके पास सर्विस में आने का वो कन्विक्शन है, सो दैट व्हाट मैटर्स अ लॉट। यूपीएससी ये नहीं देखता है कि आपने कोचिंग किया है या नहीं किया है। यूपीएससी ये नहीं देखता है कि आप आर्ट के बैकग्राउंड से है, साइंस से है या कॉमर्स से है। यूपीएससी देखता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, अगर आप एक ऑफिसर के लायक है या नहीं। और आपके पर्सनालिटी टेस्ट इन ईच एंड एवरी स्टेज एग्जाम के चेक किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वी हैव टू टेक 100 कॉन्शियस डिसीजंस इन 120 मिनट्स। तो वहां हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक की जाती है। इन मेंस एग्जामिनेशन, our endurance as well as our analytical skills are being tested, and in interview stage our confidence level, हमारी एक जो हजर जवाबी हम कह रहे हैं कि हम एक सवाल आया उसका क्रिटिसिज्म ना लेके एक पॉजिटिव आंसर देते हैं, हम एक ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहते हैं, वो टेस्ट किया जाता है। सो मेरा स्टूडेंट्स को यही एक एडवाइस है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, किसी भी एकेडमिक या कोचिंग के पीछे ना लगिए, और एक यूपीएससी के लायक, यूपीएससी के मोड में जाइए, और मुझे लगता है कि सक्सेस आपके लिए हमेशा तैयार है। अगर मेरी बात करें तो मेरा 10वीं के बाद डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है, और वो बहुत ही एक एकेडमिकली पुअर पर्सन के लिए माना जाता है। उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, और मेरा डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में मार्क्स काफी अच्छे थे। सो एकेडमिकली माय परफॉर्मेंस वाज गुड। और जब मैंने 2018 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एंटर करने का फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो बहुत सी अनसर्टेनिटीज थी, बहुत से सेल्फ डाउट्स थे कि शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं। हमारे सब दोस्त प्लेसमेंट लेके एक अच्छी जॉब पे होते हैं, उनकी लाइफ सेटल होती है, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो रहती है। तो एस्पिरेंट्स को एक और एडवाइस करना चाहूंगा कि थोड़ा सा मेंटली टफ रहिए, और यूपीएससी का यू मुझे लगता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है। तो उसके लिए एस्पिरेंट्स खुद को तैयार रखिए। और अगर बात करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, तो मुझे लगता है कि दैट डिपेंड्स अपॉन योर कन्विक्शन। लाइक मेरा सर्विस में आने का मोटिव था कि माय फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत क्लोज से देखा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक के ऊपर होने वाला इम्पैक्ट मैंने देखा था। So from the childhood, I had this dream that I would like to become administrative officer. और इंजीनियरिंग के बाद एक माइंडसेट तो बन गया था कि यार टेक्निकल जॉब तो करना नहीं है। सो मैंने सिविल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन चूज किया। अगर बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो बहुत से एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स है, वो प्रीलिम्स से बहुत डरते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एडिक्वेट टाइम प्रीलिम्स के लिए दे, और थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करने की आप में क्षमता हो, तो प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट में इजीली क्रैक हो सकता है। मेरा फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ भी क्लियर हुआ था, तो इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर एक स्ट्रेटेजिक प्लान हो, तो प्रीलिम्स आपका 120 प्लस स्कोर इजीली जा सकता है। मेरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन एक 3 पिलर्स पे आधारित था। पहला था मेरे रिसोर्सेस, सेकंड पिलर वाज माय स्ट्रेटजी, एंड थर्ड पिलर वाज माय टेम्परामेंट। अगर रिसोर्सेस की बात करें, तो मैंने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस रखे थे, जो अपने स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है कि लक्ष्मीकांत आया है, शंकरायस एनवायरमेंट के लिए है, या फिर किसी कोचिंग मटेरियल के करंट अफेयर्स के नोट्स है, तो वही मेरे रिसोर्सेस थे। द वन थिंग विच आई डिड, that multiple revisions of that resources, because मैं it helps a lot.
और एस्पिरेंट्स एक बात जान ले कि अगर हम मल्टीपल रिविजन्स करें तो अपने कंटेंट का कॉन्फिडेंस भी हमारा इंक्रीज होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वाज माय स्ट्रेटजी। आई हैड प्लान्ड ईच एंड एवरीथिंग। लाइक मेरा एक मैक्रो प्लान रहता था कि इस मंथ में मुझे क्या करना है, और मेरा एक माइक्रो प्लान रहता था कि इस डे में मुझे कौन सा सिलेबस खत्म करना है। मुझे पॉलिटी के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, मुझे एनवायरनमेंट के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, इकोनॉमिक्स का ये पढ़ना है, और साला एक करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा पढ़ना है। सो एक माइक्रो प्लान मेरा चलता था, और वहां से ही प्लानिंग में ही मैंने टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन किया था। और टेस्ट सीरीज भी मैं एक प्लान करके रखता था कि एक फ्राइडे को हो टेस्ट सीरीज और एक ट्यूसडे को हो, तो एक सफिशिएंट गैप मिल जाए कि जहां हम इम्प्रूवमेंट कर सके। और एक लूप मैंने फॉलो किया था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट लूप। उसमें मैं क्या करता था कि टेस्ट सीरीज से मैं एक फीडबैक जनरेट करता था कि आज कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व की है तो मेरा एनवायरनमेंट थोड़ा सा वीक है, तो मैं अपने प्लानिंग में एनवायरनमेंट के अगले डेज बढ़ा देता था। सो इसके ये फीडबैक मैकेनिज्म मेरा तैयार हो गया था कि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करें, कौन से सब्जेक्ट में हम वीक है वो डिसाइड करें, और उससे हमारी प्लानिंग को मॉडिफाई करें। तो हमारी प्लानिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और थर्ड एक बात है कि टेम्परामेंट, हाउ टू मेंटेन एंड टेम्परामेंट। बिकॉज टेम्परामेंट अगर आपने मेंटेन किया तो आप आधी लड़े तो वही जीत जाते हैं। आप कूल रहे, काम रहे, और एग्जामिनेशन हॉल में भी थोड़ा एक्साइट ना हो। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर को वहां जज ना करे। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि पहले 10 मिनट में ही वो तय कर रहे थे कि यार ये प्रीलिम तो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ना करे। प्रीलिम्स को एक न्यूट्रल पर्सन, एक थर्ड पर्सन के जैसे सॉल्व करे, और अपना माइंडसेट एक मैकेनिकल माइंडसेट लेके चले कि इमोशनली पेपर को जज नहीं करना है। तो वो एक टेम्परामेंट वैसे आपका मेंटेन हो सकता है। अब मैं बात करूंगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ टेस्ट सीरीज कैसे करें। तो टेस्ट सीरीज में 2 एस्पेक्ट होते हैं कि एक तो आपका नॉलेज एस्पेक्ट, और दूसरा कि हमारा हम प्लान कैसे करें और टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो एस्पिरेंट्स के लिए एक है कि टेस्ट सीरीज से आपका नॉलेज आप टेस्ट करें कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, और टेस्ट सीरीज से नॉलेज गैदर भी करें कि करंट अफेयर्स का कुछ मटेरियल होता है कि जो टेस्ट सीरीज से हमें मिल जाता है, तो वहां से नॉलेज उठा लीजिए और अपने नोट्स में वो इनकॉर्पोरेट कीजिए। सेकंड इज अबाउट द टेक्निक्स। प्रीलिम्स में टेक्निक मैटर्स अलॉट, बिकॉज यूपीएससी का प्रीलिम्स डे बाय डे डायनामिक होता जा रहा है। बहुत से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा कि अपना टेक्निक सुधारे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, बहुत सारे लॉजिक्स निकालिए, यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, वहां से ट्रेंड उठाइए, और वो फिर अपने टेस्ट मटेरियल्स में अप्लाई कीजिए। तो उससे एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, और दूसरा आपका टेक्निक भी इंप्रूव हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज और टेक्निक्स, ये आपको प्रीलिम्स में सेल करने के लिए मदद करेगा। अगर हम बात करेंगे मेंस की, मेंस एग्जामिनेशन की, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन है जो आपका रैंक डिसाइड करने वाला है। तो मेंस एग्जामिनेशन में 2 बात जान लीजिए कि कंटेंट तो सबका ही एक ऑप्टिमम लेवल पे होगा। इट मैटर्स कि आप आंसर्स कैसे लिख रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट अच्छा आ रहा है क्या, आप एनालिसिस लिख पा रहे हैं क्या। सो मैं एस्पिरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि उनके नोट्स तो शॉर्ट नोट्स बने ही, क्योंकि वो लास्ट मंथ ऑफ मेंस एग्जामिनेशन में बहुत हैंडी आते हैं। उसके साथ ही आंसर राइटिंग बहुत करे एस्पिरेंट्स, बिकॉज कि एक टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है कि हम 3 आवर्स में एक अपना पेपर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसका एक जजमेंट आ जाता है। दूसरा कि एक प्रैक्टिस हो जाता ही है कि एक आंसर कैसे लिखे, लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये कहने में बहुत सिंपल है, पर करने में बहुत ही एक मेहनत लगती है। और जब वो 4 पेपर्स लगातार 2 दिन में लिखने होते हैं, सो वो वहाँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा बात, मेंस के लिए मैंने बहुत से देखा है कि एस्पिरेंट्स एथिक्स पेपर और जीएस और ऐसे पेपर बहुत ही निग्लेक्ट करते हैं। सो एथिक्स पेपर इज अ स्कोरिंग पेपर। वहाँ आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत है, क्योंकि इनपुट बहुत कम देके उसका आउटपुट बहुत ही ज्यादा निकलेगा। सो एस्पिरेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि एथिक्स को निग्लेक्ट ना करे, उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लीजिए। ऐसे के लिए भी एक 5-6 ऐसे आप लिख लीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बना के चलिए। और मुझे लगता है कि ये अगर ब्रॉड टिप्स एस्पिरेंट्स फॉलो करेंगे
तो मेंस में एक अच्छा स्कोर आने की उम्मीद है। फिर हम बात करेंगे कि ऑप्शनल। सो ऑप्शनल इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करना है? तो पहली बात कि एक थोड़ा-सा प्रूडेंट अप्रोच करिए कि अगर ऑप्शनल मार्क्स नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन व्हिच यू हैव टू हैव अ एज ओवर योर अपोनेंट्स। सो वो ऑप्शनल्स चूज़ करें कि वहाँ स्कोरिंग अच्छा आ रहा है। दूसरा कि उस ऑप्शनल के रिसोर्सेस अवेलेबल है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और तीसरा कि थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी ऑप्शनल में होना चाहिए, बिकॉज़ जनरल स्टडीज़ के एक बहुत ही टिपिकल स्टडीज़ से ऑप्शनल एक मेंटल रिफ्यूज प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि इन सब फैक्टर्स का एस्पिरेंट्स एक बारे में सोचें और उसके बाद ही ऑप्शनल का फैसला लें। जीएस इन मेंस उसके रिसोर्सेज के बारे में बहुत से ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट्स है कि जहाँ स्टैंडर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो मैं जीएस जीएस पेपर वाइज जाऊंगा। जीएस वन में हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ा था। जो प्रीलिम्स का है वही मेंस का होता है, सिर्फ मेंस में थोड़ा एनालिटिकल करना पड़ता है। सोसाइटी के लिए अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, पर मैं एस्पिरेंट्स को स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा कंटेंट बना के चलिए, क्योंकि सोसाइटी के क्वेश्चंस बहुत ही स्पेसिफिक आने लगे हैं इस 2018 से स्पेशली। जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी हैज द बेस्ट सोर्सेज, बिकॉज एनसीईआरटी विल गिव यू थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज एनालिटिकल। एक बात भी आ जाती है लाइक वोल्केनो इरप्शन एक्सप्लेन कीजिए, तो थोड़ा सा एनालिटिकल फॉर्म भी एनसीईआरटी में है। तो ये हो गया जीएस वन के लिए। जीएस टू इज मोस्ट डायनामिक पेपर इन विच करंट अफेयर्स आर करंटली आस्क्ड। सो आपने स्टैटिक पोर्शन के लिए तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, लाइक इस साल आया था कि अटॉर्नी जनरल लिखिए। पिछले साल मुझे लगता है कि कैप के बारे में आ गया था। तो दूसरा है कि ये तो कोर पॉलिटी का हो गया। गवर्नेंस, गवर्नेंस का वेटेज ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैं एस्पिरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि किसी भी कोचिंग के एक मॉड्यूल्स उठा लीजिए गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस का थोड़े से डेफिनेशन देख लीजिए, लाइक ई गवर्नेंस या कोई अदर टर्म है, उसके एग्जांपल्स, केस स्टडीज निकालिए, क्योंकि केस स्टडीज से आपका आंसर एक थोड़ा सा अलग स्टैंड होगा। सो केस स्टडीज मैटर अलॉट। देन एक तीसरा पार्ट है जीएस टू में कि इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आप तो करंट ही पढ़िए, मैं एडवाइस करूंगा। मैंने एक कोचिंग के मटेरियल उठा लिया था और उससे मेरा डिटेल्ड नोट्स बना लिए थे, लाइक द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन एनी टू रिलेशन बिटवीन एनी टू कंट्रीज, लाइक इससे बांग्लादेश। तो मुझे अभी भी याद है कि कुछ रोपर एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। कुछ बीबीआईएन नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो भी फैक्चुअल मैंने पढ़ लिया था। रोहिंग्या इशू है हमारा, तो वो भी पढ़ लिया था। और एक वे अहेड बना के चलिए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक या वे अहेड लिखना एक बहुत ही अच्छा साउंड करता है, क्योंकि आईएएस को या एनी ऑफिसर को वे अहेड ही देना होता है उसके पूरे लाइफ में। तो ये हो गया जीएस टू के बारे में। जीएस थ्री इज मोर ऑफ फैक्चुअल इन नेचर। सो जीएस थ्री के रिसोर्सेज भी वाइड है। इकोनॉमी के लिए मैंने श्रीराम आईएएस पढ़ा था, और उसके साथ ही थोड़ा सा करंट मैंने चुन लिया था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज इकोनॉमिक सर्वे। आई विल एडवाइज टू डायरेक्टली रीड द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, और सेकंड वॉल्यूम थोड़ा सा फैक्चुअल होता है, तो एस्पिरेंट्स वो अवॉइड भी कर सकते हैं। सेकंडली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के भी मॉड्यूल्स आते हैं, और कोर एग्रीकल्चर के अलावा आप थोड़े से इश्यूज पढ़ लीजिए, लाइक ई नाम इशू है, एमएसपी इशू है, देन एग्रीकल्चर एजुकेशन एक इशू है, देन अभी अभी आया है कि पीएम किसान योजना, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके प्रोज कॉन्स और वे फॉरवर्ड निकाल लीजिए, एंड दैट इज इट। आपको खाली 250 वर्ड्स लिखने आने चाहिए। देन इट कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनसीईआरटी का एक मॉड्यूल आता है, सो मैंने वो रेफर किया था। उससे अपने शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिए, और वही पॉइंट्स लगभग लगभग हर डिजास्टर में अपना अप्लाई कर सकते हैं। सो यू कैन यूज दैट स्ट्रेटेजी। एक बात याद रखिए कि रिसोर्सेस के पीछे मत भागिए। आप एक ऐसे अपना कंटेंट बना लीजिए जो आप कहीं भी लिखा सकते हो। सो वो स्मार्ट स्टडी करना एस्पिरेंट्स के लिए एक एडवाइजेबल होगा। और एक फाइनल टॉपिक है जीएस थ्री का कि इंटरनल सिक्योरिटी। मैंने इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक सिंह पढ़ा था, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, तो एस्पिरेंट्स वो रेफर कर सकते हैं। जीएस फोर के लिए दो पार्ट है, थ्योरेटिकल पोर्शन एंड केस स्टडीज।
तो केस स्टडीज के लिए तो मैंने टेम्पलेट्स बना ली थी 2-3, और उसी टेम्पलेट्स में अगर कोई भी केस स्टडी आए तो सिर्फ मेरा कंटेंट में मोल्ड कर देता। तो एक वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी। और जीएस 4 के थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए मैंने एक काम किया था कि जो कीवर्ड्स है उनको मैंने गूगल किया था, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख ली थी, और वो मेरे लैंग्वेज में मैंने लिख ली थी। सो इन वेरी लूसिड टर्म्स यू नीड टू एक्सप्लेन द टर्म। और मैंने केस स्टडीज काफी निकाले थे। लाइक अगर ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी का महात्मा गांधी जी के लाइफ में का एक एग्जाम्पल मैंने निकाला था। ऑनेस्टी का मेरे लाइफ में का एक एग्जाम्पल मैंने दिया था। कुछ कोर्ट्स मैंने थोड़े से प्रिपेयर कर लिए थे। कुछ आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स के केस स्टडीज निकाले थे, उनकी बैच भी मैंने याद कर ली थी। सो इट गिव्स अ वेरी फाइन टच टू आंसर्स। अगर आप किसी ऑफिसर को कोट कर रहे हैं और उनके बैच का ईयर आप लिख दे, सो इट शोज दैट यू रिस्पेक्ट द पैटर्निटी, दैट यू हैव डन ओवरऑल एनालिसिस, और आप एक बहुत वेल रेड पर्सन है। सो एक ऐसा कर लीजिए। सो ये मेरी पूरी मेंस के लिए बुक लिस्ट थी। ऑनलाइन रिसोर्सेस मैंने काफी यूटिलाइज किए थे। मैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर लगे तो मैं gktoday.com पे जाता था, और वहां बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है। सेकंडली मैंने विजन के ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी बहुत रेफर किए थे। उसमें से अगर कुछ केस स्टडीज हो तो वो अपने नोट्स में निकाल लेता था। अगर नोट्स की बात हम किए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लगभग हर टॉपिक के लिए नोट्स बनाए थे। वो चाहे प्रीलिम्स हो, वो चाहे मेंस हो, मेरे शॉर्ट नोट्स हर बात के लिए रेडी थे। मैं एडवाइस ऐसे करूंगा कि एस्पिरेंट्स मेंस के पॉइंट्स के लिए ऑफलाइन नोट्स बना ले, क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और एक अपने पास A4 साइज के पेजेस भी रहेंगे, तो आप लास्ट मंथ में उसको क्विक रिवीजन दे सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाएं। मैं एवरनोट ऐप यूज करता था, और वहां पे ऑनलाइन नोट्स का एक फायदा यह रहता है कि आप कंट्रोल F करके काफी जल्दी कुछ फाइंड कर सकते हैं। सेकंडली इंफॉर्मेशन काफी जल्दी चेंज हो जाती है, तो आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा है, ऑनलाइन नोट्स का फायदा है। तीसरी बात कि न्यूज़पेपर में कौन सा पढ़ता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं न्यूज़पेपर का एक काफी आर्डेंट फॉलोअर रहा हूँ, पर मैंने मेंस के बाद चेंज किया है। मेंस से पहले मैं द हिंदू पढ़ता था, पर मेंस के बाद मैंने द इंडियन एक्सप्रेस शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दोनों में से एक न्यूज़पेपर पढ़े एस्पिरेंट्स। दो न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है, क्योंकि स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स इट इज नॉट एडवाइसेबल, बिकॉज इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ योर टाइम। आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह जाओगे और आपका फाउंडेशन कहीं तो भी वीक हो जाएगा। सो आप न्यूज़पेपर पढ़े। और एक काफी एस्पिरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू मेंस, इट इज एडवाइजेबल कि आप एडिटोरियल्स के थोड़े से पॉइंट्स कलेक्ट कर ले। मुझे अभी भी याद है कि सी राजा मोहन सर के कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट मैंने अपने नोट्स में लिए थे, और वही पॉइंट्स मैंने इंडिया यूएस का एक क्वेश्चन आया था उसमें जैसे के तैसे लिख दिए थे। सो ये बहुत ही हैंडी आते हैं, और ये आपका एक थोड़ा सा यूनिकनेस रहता है आंसर में। सो इट इज एडवाइजेबल टू टेक द नोट्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए भी लाइक एक क्वेश्चन आया था डेनिसोवन कि व्हाट इज इट, और वो मैंने नोट्स में लिया हुआ था। सो इट गिव्स यू एज और योर कंपोनेंट्स और योर अपोनेंट्स कि सो इट इज एडवाइजेबल दैट प्रीलिम्स के भी आप नोट्स बना लीजिए अगर आपको पॉसिबल है। और अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो काफी कोचिंग मटेरियल्स अपने करंट अफेयर्स के मॉड्यूल से आती है। लाइक विजन आईएएस इज देयर, इनसाइट्स ऑन इंडिया इज देयर, शंकर इज देयर। मैंने विजन आईएएस का पीटी भी पढ़ा था। सो अगर कोई वर्किंग एस्पिरेंट है कि जो न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर सकता है, तो उनको एडवाइस है कि आप एक किसी भी कोचिंग मटेरियल का ऑनलाइन मॉड्यूल लीजिए करंट अफेयर्स का, और वो पढ़ लीजिए। अब आते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, स्पेशली कि जिनका पहला अटेम्प्ट है, कि हम डे वन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें या ना करें। मेरा एक एडवाइस है कि आंसर राइटिंग को थोड़ा प्रूडेंट तरीके से देखें, कि अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो थोड़ा सा आंसर आपके अच्छे नहीं होने वाले हैं। और आंसर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सो अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो थोड़ा आंसर राइटिंग करना एडवाइजेबल नहीं होगा। सो जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं एस्पिरेंट, उनको मैं कहना चाहूंगा कि पहला थोड़ा सा एक फाउंडेशन बना लीजिए, थोड़े से एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए,
थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए और एक एक फाउंडेशन अपना बना लीजिए और उसके बाद थोड़े से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए। और अभी आंसर राइटिंग में भी 2 चीज़ें आती है। कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं कि हम डेली आंसर्स लिखेगा कि जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स है, जहाँ पे बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं तो वो प्रैक्टिस करें या हम टेस्ट सीरीज़ उठा लें। मुझे ऐसा लगता है कि एक डेली आंसर राइटिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आप एक कंटिन्यूटी में रहते हैं। आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि हम मैंने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है और एक कॉन्फिडेंस आप में जनरेट होता है। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स देखे हैं कि जो बहुत ही माइन्यूट स्केल पे या बहुत ही डिटेल वाले क्वेश्चन पूछते हैं। सो यूपीएससी डू नॉट आस्क दैट मच डिटेल्ड क्वेश्चन। यूपीएससी एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछता है और आपसे एक बहुत ही स्पेसिफिक आंसर एक्सपेक्ट करता है। सो आप अच्छा होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एक बहुत ही यूनिक डायरेक्शन में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जाएगी और मुझे लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अब आते हैं कि अगर हम आंसर पीयर में रिव्यू करें या ना करें। पीयर रिव्यूइंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया, स्पेशली इफ योर पीयर ग्रुप इज़ इन फिजिकल विसिनिटी टू यू, बिकॉज़ आप अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं और हमारी कुछ गलतियाँ हैं जो हम खुद नहीं देख पाते हैं, तो पीयर्स हमें वो पॉइंट आउट कर सकेंगे। सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू कैन रिव्यू योर आंसर्स इन पीयर। कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी होते हैं, वहाँ भी आप अपने आंसर्स डाल सकते हैं। काफ़ी कुछ एक्सपर्ट लोग आपके आंसर में आपको रिव्यू करेंगे। सो इट कैन बी हैपन एंड यू कैन डू दैट आल्सो। बट मेरा यही एडवाइस होगा कि थोड़ा-सा अपना फाउंडेशन बना लें और थोड़े से अपने एक बेसिक मटेरियल्स रीड कर लें, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अब आते हैं इंटरव्यू स्टेज के लिए। जो स्टेज उसकी सब्जेक्टिविटी और थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इंटरव्यू में एक चीज़ ऐसी है कि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो इंटरव्यू के लिए थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी थी। थोड़ा-सा पता नहीं था कि इंटरव्यू स्टेज कैसा होता है और इंटरव्यू स्टेज एक ऐसा है कि जिसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। सिर्फ़ आपके लिए क्वालिटीज़ यूपीएससी ने दे रखी है कि आप ऑनेस्ट होने चाहिए, एक सोशल आपका बिलॉन्गिंग दिखना चाहिए। पर एक प्रिपरेशन करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमें खुद को रिफ्लेक्ट करना होता है और इसका कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि जो अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है इंटरव्यू का, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली भरिए। लाइक मुझे क्वेश्चन्स चाहिए थे पॉलिटी के ऊपर, तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर डाल दिया था डैप में मेरे। मैंने ग्राम सभा का एक मेंशन कर लिया था। अगर मुझे पुलिस के ऊपर एक क्वेश्चन्स चाहिए, तो मैंने पुलिस मित्रा भी डाल दिया था। तो ऐसे आप अपने इंटरव्यू को डायरेक्शन में ले सकते हैं, पहला मुद्दा। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के काफ़ी तगड़ी पकड़ आपकी होनी चाहिए। सो अगर आपका मेंस का रिजल्ट आता है और मेंस आप पास कर लेते हो, तो मैं एडवाइस करूँगा कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपका एक वास्ट करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूँगा कि अगर आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, इंटरव्यू विल नॉट गो एज़ पर प्लान, बिकॉज़ वो बहुत ही एक डिफरेंट गेम होता है। आप यूपीएससी के एक्चुअल बिल्डिंग में जाते हो, थोड़ा-सा एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी और थोड़ा-सा एक नर्वसनेस होती है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आपको दिखते हैं, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड कुछ लोग वहाँ होते हैं और बोर्ड अगर कोई हमने सुना है कि जो मार्क्स नहीं रहता वो अलॉट हो जाए, तो काफ़ी एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन आ जाती है। मुझे अभी भी याद है कि एक बोर्ड था मुझे जो आया था और वो बहुत ही नोटोरियस है कि थोड़े से मार्क्स कंजर्वेटिव मार्किंग के लिए। मैंने अपना कूल रखा, पर थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल गया था इंटरव्यू। मुझे मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा डिप्लोमा हुआ है, मेरा डिग्री भी हुआ है। तो मैम ने पूछा था कि आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, फिर भी आपने जॉब नहीं किया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके जैसे युवकों की वजह से स्किल इंडिया मिशन फेल जा रहा है? तो वहाँ कहीं न कहीं एक मेरा स्ट्रेस इम्पैक्ट एनालिसिस चेक किया गया कि ये इंसान अपना स्ट्रेस कैसे लेता है, क्रिटिसिज़्म कैसे लेता है और उसको पॉज़िटिवली आंसर कैसे करता है। तो मुझे लगता है कि मैंने एक स्माइल दिया मैडम को और मेरा आंसर कंटिन्यू किया। तो वहाँ पे मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ। फाइनली आई विल से दैट इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। सो आप एक अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए, एनालिटिकल एबिलिटीज़ बिल्ड कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ बिल्ड कीजिए और थोड़ा-सा अपने डैप पे रिसर्च करके जाइए, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू कुछ एक प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा। अब आखिरी बात कि जो फर्स्ट टाइमर्स मेरे भाई-बंधु हैं, कुछ डूज़ और डोंट्स मैं कहना चाहूँगा। डोंट्स पहले कहूँगा कि मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि यूपीएससी एक एग्ज़ाम है
उसको लार्जर देन लाइफ मत बनाइए, पहला मुद्दा। दूसरा कि अनसर्टेनिटीज या फिर इस एग्जाम के कंपटीशन से मत डरिए, क्योंकि मैंने बहुत से फर्स्ट टाइमर्स देखे हैं कि वो बहुत एक बॉग डाउन हो जाते हैं कि कंपटीशन बहुत है, तो अपना तो टिकाव यहाँ लगने वाला नहीं है। आप बिल्कुल भी डरिए ना। तीसरा कि अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी हो, वो आपका यूपीएससी प्रिपरेशन हर्ट नहीं करेगा, एज लॉन्ग एज यू कैन वर्क हार्ड, आपका गोल्स क्लियर हो, अब आप और आप एक अच्छे से प्लान बना के चले। सो मुझे एक लगता है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। डूज, हाँ, बहुत सारे डूज है। पहला कि आप प्लान करके चलिए, ईच एंड एवरी मूव शुड बी प्लान। लाइक आप जनवरी में बैठ के आपको पता होना चाहिए कि फरवरी में आपका कौन सा सिलेबस आप खत्म करने वाले हैं। सो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इज अबाउट स्ट्रेटेजी। आप एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस लीजिए और उसका पढ़ने कैसे वाली है वो एक स्ट्रेटेजी आप प्लान कर लीजिए। तीसरा है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो गया है तो आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। और मैं तो ये भी एडवाइस करूंगा कि यूपीएससी लाइक माहौल में एक मेंस एग्जामिनेशन के 1.5 महीने पहले वैसे ही पेपर सॉल्व कीजिए, लाइक जीएस 1 एंड 2 इन सेम डे और अगले ही दिन GS 3 एंड 4। सो एक वो एक एडवाइसेबल होगा। और चौथा कि थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो एक सर्टेन पीक आएगा जहां पे आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हॉबीज आपकी होंगी तो वो परस्यू कीजिए। तो यही मैं एडवाइस एस्पिरेंट्स को करना चाहूंगा। दिल्ली नॉलेज ट्रैक का तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन के हर स्टेज पे दिल्ली नॉलेज ट्रैक ने मुझे मदद की है। मुझे अभी भी याद है जब मैं प्रिपरेशन में जस्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने अनु कुमारी मैम का बुक लिस्ट वाला एक वीडियो देख लिया था, डीकेटी पे ही था वो वीडियो। मैंने मेंस के स्ट्रैटेजी के बहुत सारे वीडियोस डीकेटी पे देखे थे। और मेरे इंटरव्यू स्टेज में तो मुझे लगता है कि 2 वीडियोस मुझे काफी याद आ रहे हैं। वो था हिमाद्री कौशिक मैम का ऑल इंडिया रैंक 97 इन 2018 नथिंग, और उन्होंने एक बहुत एक लूसीड ऐसी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की थी। और रमित सर, उन्होंने 2018 में ही आई गेस हाईएस्ट इन इंटरव्यू स्कोर किया था। तो उनकी भी स्ट्रैटेजी मैंने डीकेटी पे देखी थी। सो मैं इन सभी मेंटर्स का और डीकेटी का एक काफी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हर स्टेज में उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे प्रोवाइड की है। थैंक यू।